बेनज़ीर भुट्टो जब रावलपिंडी धमाके में अल्लाह को प्यारी हुई तो आप गए थे लड़काना। हाँ उधर गए। हाँ लड़काना गए तो वहाँ कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि बेनज़ीर भुट्टो की? भाई तहमीना सुल्ताना ने जब वहाँ से हम आते वो भी साथ थी, जहाज़ में बैठते ही कहने लगी कि भाई मेरे फिरा वो एक कोई फौती की तो घर लग गया तो लगता ही नहीं था। अच्छा क्या ये तो खैर छोटी सी बात है। जरदारी साहब ने हमें एक छोटे से कमरे में बुलाया। ख्वाजा आसिफ था, मैं था, मियाँ नवाज शरीफ थे, शायद निसार भी थे कि नहीं थे। तो उसमें उसने कहा जी मुझे आपकी मदद चाहिए। सबने कहा जी हाजिर हुकुम। उसने देखे मैं मेरी जो सिंध की पार्टी है ना उससे मेरी जान छुड़वा दे। सारे चुप। मैं सब ने कहा कि कोई नहीं गल कर लाँगे। वो उसने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ वज़ीर आज़म बनवाना चाहता है अमीन फ़हीम को। मैं सिंध के सूबे से वज़ारत उज़्मा को रखना भी नहीं चाहता। वहाँ से आ गए हम भी, एकदम बयान आ गया इसका ख्वाजा साहब का कि जी हम पीपल्स पार्टी अगर अमीन फ़हीम को बनाएगी तो हम कबूल नहीं करेंगे वज़ीर आज़म। तो आसिफ जरदारी ने उसको कहा जी आप को तो वो जिन्होंने वोट देना है वो भी खिलाफ हैं, उसको तो उसने निकाल दे घर से, पार्टी से तो नहीं निकाला, घर से। वो तो वहाँ बैठा था। अच्छा अब ये हमें गुस्सा लगा, मुझे भी, निसार खान ने भी बयान दिया, मैंने भी, कि भाई ख्वाजा आसिफ हमारे पार्टी के ठीक ठाक लीडर हैं लेकिन इतना नहीं है कि पॉलिसी बयान वो दे। तो उस पर ये मेरे गले पड़ गया, फिजिकली आगे आने लगा। कौन? ख्वाजा आसिफ। अच्छा। वहाँ मीटिंग हमारी पार्लिमानी पार्टी की थी कि तो मैं बयान देता, तू कौन है और ये। तो फिर मैंने मियाँ साहबान को कहा, मेरे बाजू तो दोनों सलामत थे तो इसको मैंने इस्तेमाल भी किया ख्वाजा साहब की खिदमत है। मैंने कहा यानी आपने फिजिकल मारा? उसने मेरी माँ का की गाली दे दी। तो आपने ख्वाजा साहब को मारा? मैं इसके बाद क्या करता? नहीं थप्पड़ मारे, मुक्का मारा? बस तो दोनों हाथ सलामत थे। अच्छा। खैर फिर मैंने मियाँ साहबान को शोर मचा के कहा, मैंने कहा ये आपने पाले हुए और ये हमारे साथ आप कराना खुद करा रहे हैं। खैर इन्होंने कहा कि नहीं जी हम बिल्कुल हलफ उठाते हैं, हम ये नहीं है वो नहीं है। बाद में उन्होंने कहा हम ख्वाजा आसिफ को पार्टी से निकाल देते हैं। मैं किसी को निकालने के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये पॉलिसी जो आपने अख्तियार की हुई है आप भी कभी भुगतेंगे। तो इस तरीके से ये तो जब भी मराहल आए हैं वो मेरे गले में किसी को डाल देते थे। अच्छा, और लेकिन ये आपको क्यों नहीं लगा कि लड़काना में कोई सोग का? नहीं वहाँ पे सोग नहीं था। हम बैठे रहे, वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं थी, बातें हो रही थी वहाँ की इलाकाई फलानी ये वो। और जब हम वहाँ गए कब्र पे फूल डालने के लिए, मियाँ नवाज शरीफ, मैं साथ था उनके, तो आगे पीपल्स पार्टी के खड़े थे महमूद में शाह महमूद कुरैशी, तो और भी कुछ थोड़े से वर्कर, सिंधी भी वहाँ पे नहीं थे। पता नहीं वो किसी को आने नहीं दे रहे थे। हमें भी यही कहा जब हम जहाज़ से उतरे, उन्होंने कहा जी आप सीधे पहले वहीं चले जाएं कब्र पे, फूल डाल के फिर मेरे पास आ जाए। जरदारी साहब ने मियाँ साहब को कहा, तो वही क्या हमने। अच्छा सर, एक आपने लिखा कि
मुझे अच्छी तरह याद है 2002 में रमज़ान के महीने में एक सऊदी अरब के सफ़ीर ने कौमी दिन के मौके पर इफ्तार पार्टी दी हुई थी। दुनिया भर के चीदा अफराद जमा थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मुझे, मुशाहिद हुसैन सैयद और एडमिरल अज़ीज़ ख़ान को एक कोने में ले गए और बताया कि इन्हें जर्नैलों की तरफ से जिस्मानी तशद्दुद की धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने एक फ़ौजी अफसर का नाम लेकर कहा कि वो एक हफ़्ते के रिमांड पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को सीधा कर देगा और तमाम राज उगलवा लेगा। वो बहुत दिल अज़ुर्दा थे। एडमिरल अज़ीज़ उस वक़्त बहरिया के हाज़र सर्विस सरबराह थे। तो यही मेरिट के अंदर वहाँ पे ये वाक़या हुआ है। अब खैर वहाँ पे मुशाहिद हुसैन सैयद भी मौजूद है, वो मेरी तरदीद कर देंगे अगर मैंने कोई गलत कहा। वो बेचारे रो पड़े। मैंने तो कहा कि दिल आज़ुर्दा थे, यही बात नहीं, उनके आंसू आ गए। और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, हाँ, कि मुझे ये कहते तुम्हें मारेंगे। उसके साथ ज्यादती की इन्होंने। उसके पास कुछ भी नहीं था, बोला बंदा था कुछ मामलात में, कुछ में ज़हीन था। ये इंसानों के अंदर ये बातें होती रहती हैं। किसी ने कहा कि जी आपको हम घर बना के दे रहे हैं, खुश हो गया। वो इस तरीके की बातें जो है। और डॉक्टर जो कदीर है अल्लाह लोग था, सच्ची बात ये है। उसको मैं जानता हूँ, मैं 78 से। मेरा दोस्त था जहाँ जलील, वो मुझे लेके गया डॉक्टर कदीर साहब के पास। तो उसने फिर जाना हो गया, तो फिर उसने हमें बताना भी शुरू किया कि अब हम बना रहे हैं। फिर आ गया ज़ियाउल, वो रोने लग गया हमारे सामने भी कि यार वो तो भुट्टो को तो मैंने तैयार कर लिया था, चीज़ें भी तैयार हो गई थी, और वो रिटायरमेंट भी था भुट्टो, वो चला गया इस दुनिया से। अब क्या, हुकूमत तो उसकी चली गई। तो फिर ज़ियाउल आया तो उसने भी कहा उसको बुला के कि आप जारी रखें। गुलाम इसाक को भी कहा कि पैसा जितना चाहिए ये लेते रहें, लेकिन वो अच्छा उससे फिर जब तैयार कर लिया उसने पूरी तरह, तो उस वक्त पर ये उसका धमाका नहीं करते थे, एक्सप्लोरिंग नहीं करते थे ज़ियाउल साहब, क्योंकि वो तो मगरबी दुनिया को वादा दे चुके थे कि हमने नहीं बना रहे एटम बम। हमारी तो जो अफसूदगी कर रहे हैं वो बहुत अभी पीछे है। जो यूरेनियम की अफसूदगी है वो बहुत पीछे है। अच्छा, उसमें वो परेशान क्या था? मुझे यूँ लगता था कि आप एक औरत को 9वें महीने में कहें कि अभी 2 महीने और इंतज़ार करो, वो फट पड़ता था, रो पड़ता था कि यार मेरा बना बनाया ज़ियाउल तो नहीं चलाएगा। लेकिन फिर ज़ियाउल चला गया। प्रोग्राम में हर आदमी ने अपना हिस्सा डाला है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सच है कि नवाज शरीफ साहब धमाके नहीं करना चाहते? नहीं, ये नहीं, सच नहीं है, सच नहीं है। नवाज शरीफ साहब करना चाहते? वो बिल्कुल करना चाहता था। एक स्टेज थी उनके, जो सारे उनके हवारीन थे ना, वो कहते थे कि उनके सामने वो थोड़ा सा उसने सर झुकाया भी सही। अपने घर के लोग थे उसके कि भाई हमारा कैसे हम करेंगे, हमारी पूरी इकानमी बैठ जाएगी, ये क्या। तो उसके ऊपर फिर उसने मशवरे के लिए सोचा, बातें की, और फिर उस धमाके के एक दिन भी वो पीछे नहीं गया। अब देखिए ना, मैंने उसको जो मैंने स्पीच की उस के हक में, इतनी ज़ोरदार स्पीच थी। मैं स्विट्ज़रलैंड से सीधा आया कैबिनेट के उस मीटिंग में। स्विट्ज़रलैंड से मैं ज़्यूरिच गया, ज़्यूरिच से पेरिस, पेरिस से लंदन, लंदन से दुबई, दुबई से लाहौर, और फिर लाहौर से बाई रोड मैं पहुंचा काबीना के अंदर। मेरी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी 2-3 दिन से, बाल भी, लेकिन मैंने कहा यार इस मौके पे मैं अपना हिस्सा डालूँगा। तो जब मैंने तकरीर की, आधी से ज़्यादा काबीना उसके खाक में नहीं थी, हमारे वो सारे बैठे हुए हैं, सरताज अजीज़ हों,
खालिद इसाक क्या है, इसाक डार, इसाक डार साहब हों, जनरल अब्दुल मजीद हों, ये सारे कहते थे कि धमाका ना करें। तो जब मैंने तकरीर की थी कि वो इत्तेफाक से अल्लाह ने करम किया, इतनी मौसर हो गई, मुझे इन्होंने चिट्ठी लिखी कि वज़ीर आज़म बैठता है टेबल के हेड पे, वो पग वाले उठा के लाए, उसने कहा कि जवेद हाशमी आई एम प्राउड ऑफ यू। तो अगर वो ना चाहता तो मेरी तकरीर को तो वो कहता यार ये ऐसे, उसके दिल से वो तय कर चुका था। सर कारगिल पे आपने लिखा है कि बेहतर होता कि चौधरी निसार अली खान या राजा ज़फ़रुल्लाह की इसाक डार को रिकॉर्ड पर लाया जाता, क्योंकि चौधरी शुजात ने अपने बयान में कहा कि वो इस वक्त के तमाम मामलात में शरीक थे और परवेज़ मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ को उनके सामने ब्रीफिंग दी थी। तो ये ब्रीफिंग हुई थी? नहीं, एक छोटी सी उन्होंने तरीक़ाकार जैसे होता है, मियाँ साहब को उन्होंने कहा कि ये छोटी छोटी जो है ये तो उधर वो आती नहीं है, खाली पड़ी रहती हैं। तो मियाँ साहब ने कहते हैं, ये मैंने नहीं सुना, जो हमारे सर्कल में कैबिनेट के अंदर थी, कि इन्होंने कहा कोई गल नहीं, ये कर सकते थे कर लो। लेकिन उन्होंने पूरा मंसूबा था कारगिल को मुकम्मल को कंट्रोल करने का, वहाँ की आबादी तो हमारे साथ थी। लेकिन अब तो सर हमने फेंटी लगाई ना इंडिया को ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में। बिल्कुल, देखिए हम उसके ऊपर लीडर मानते हैं। हाँ, आसिम मुनीर को हिस्सा हिस्सा है या नहीं है, जंग फौज ने जीती है, ये क्रेडिट भी हमें देना चाहिए। देखें एयरफोर्स का कोई कहेगा एयरफोर्स भी तो हमारी अपनी फौज है, उन्होंने ये जंग जीती। इतराज़ करने वाले तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ 5-6 नौजवान बच्चों ने इंडिया का सारा सिस्टम मुंजमद कर दिया 3 घंटे के लिए। ये भी वाक़या है, इसकी तरदीद भी हमारे जो क्या नाम है उनका, शरीफ हम साहब, उन्होंने खुद ये बात बताई है कि ये इसी के सामने मुंजमद कर दिया। हाँ, सारा एक साइबर अटैक्स थे, उधर से अपने अटैक थे। मैं कहता हूँ जीती है, उससे पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है, उसका इनको क्रेडिट देना चाहिए। एक मरतबा मैंने हुसैन हक्कानी से कहा कि सारा गांव भी मर जाए तुम नंबरदार नहीं बन सकते। बाद में वो मिलने आया तो उसकी कार पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, कहने लगा जवेद भाई मैं नंबरदार हूँ कि नहीं हूँ। तो पेट भी नहीं बना। अच्छा, ये बाकी आप फिर वही कह रहे हैं, वो जो साद रफ़ीक को पंजाब की सेक्रेटरी जनरलशिप से हटाना चाह रहे थे और मजलिस आमला और ये वो, चौधरी निसार की तस्वीर मेरे सामने, वो कह रहे थे कि इनके गांव के लोग इनके वाले साहब से कहा करते थे कि आपका बेटा फ़ौजी बनने के काबिल था, आपने इसको सियासत में क्यों डाल दिया? मेरा इनकी इस राय से इख्तलाफ है। चौधरी निसार अली खान एक ज़ीरक और ज़हीन और मौक़ाशनास सियासी किरदार हैं। अपने हो या पराई ने अपनी राह में हायल होते नज़र आएँ तो इन्हें रास्ते से हटाने के लिए गुर आजमाने का फ़न जानते हैं। 12 अक्टूबर से 3 साल तक सियासी सरगर्मियों से किनारा कश हो गए। कहा गया इन्हें घर में नज़र बंद कर दिया गया था। अपनी रिहाई के लिए उन्होंने तगो-दो की, ना ही किसी फोरम पर अपील दायर की। फिर वो जद्दा और लंदन चले गए। जो इंतखाबात का इनकाद हुआ वो वापस आए। पार्टी के पार्लिमानी लीडर बनना चाहते थे। मेरी बदकिस्मती कि वो मुझे अपनी राह में रुकावट समझे नहीं, या मालूम नहीं कि मैं तो इसी दिन झाग की तरह बैठ जाऊँगा जब नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचेंगे। अच्छा, चौधरी निसार अली का दावा है कि मियाँ बरादरान को फ़ौजी और गैर फ़ौजी हलकों में मुतारफ़ कराने का सेहरा इनके सारे। हकीकत भी यही है कि निसार अली खान की सलाहियतें मियाँ साहबान के लिए वक्फ थीं और मियाँ साहबान चौधरी निसार अली खान की जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात के आगे खामोश थे। मैंने मियाँ नवाज शरीफ से बारहा कहा चौधरी निसार अली जेल में मिलने नहीं आते, इससे पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें। एक बात पर, यह आपकी मोटरवे बनी पड़ी है, इसको वहाँ से लेके आए 70 किलोमीटर लाहौर और इस्लामाबाद का फासला बढ़ गया और निकाला सिर्फ ये चक्की तक पहुँचाने के लिए। और वो जहाँ रोज़ाना 40-50 आदमी मर जाते हैं, वो जो आपका साल्ट रेंज है, हाँ, वो कलर का बनता भी नहीं था। अब आके दूसरी जो बना रहे हैं वो ये पहले बननी चाहिए थी। तो ये सिर्फ चौधरी निसार अली खान की वजह से जिद थी उनकी, कौन रोकता भाई?
उसको चक्री पहुंचाना था। अब वो इलाका तो डेवलप हो गया ना, आपको तो वहाँ इस्लामाबाद वहाँ पर पहुँच गया हुआ है, वहाँ की ज़मीनें इस्लामाबाद की। उसने अपनी पार्टी के साथ तो वफाकी या ना वफाकी की पाकिस्तान के अवाम के साथ भी अपने हल्के के लोगों से तो वफा की ना। आज तक चक्री में जितने इलेक्शन हुए हैं वो चक्री के पोलिंग स्टेशन नहीं जीत सकता, नहीं जीता। इस तरह जीता है फर्स्ट टाइम, वरना कभी कभी चक्री नहीं जीता वो। मैंने मियाँ नवाज शरीफ से बाहर आकर चौधरी निसार साहब जेल में मिलने नहीं आते, इससे पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें उड़ती रहती हैं, आप चौधरी साहब हुक्म करें कि वो मुझे मिल जाएं। चौधरी निसार ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे घर का खर्चा मियाँ नवाज शरीफ अदा करते हैं। मैंने मियाँ नवाज शरीफ से कहा कि वो चौधरी निसार को सूरत-ए-हाल की वजाहत कर दें। आप जानते हैं कि मुआहदे की वजह से पार्टी के अखराजात भी आप अदा नहीं कर रहे और मेरी ज़ाती अखराजात के लिए मेरे वसाइल काफ़ी हैं। बल्कि चौधरी निसार को बता दें कि पार्टी के अखराजात भी 6 साल से अपनी पार्टी के तामन से हम अदा कर रहे हैं। मैं चौधरी निसार का जेल में कई दिन से इंतज़ार कर रहा था। चौधरी निसार ने छूटते ही कहा मैं तो मिलने के लिए नहीं आ रहा था, मियाँ साहब ने मुझे मजबूर किया तो मैं आ गया। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं पूछ सकता हूँ ना मिलने की वजह क्या थी। उन्होंने कोई जवाब ना दिया, मैंने भी कोई इसरार ना किया। आपसे कहाँ बस वैसे